हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिनाइज़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण। और ये जो टॉपिक है ना, ये बीए सेकंड सेमेस्टर कोर 3 को कवर करेगी। एनटीए यूजीसी नेट के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये जो वीडियो है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी उनके लिए भी। और प्लस जो एमए मतलब मास्टर डिग्री की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन को चूज़ किया है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मार्क्स है इसको मैंने ऐसे ही बस रखा था कि इतने मार्क्स के लिए इतना लिखना चाहिए, है ना। तो अलग अलग इसका तो अलग अलग आता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है तो अलग अलग मार्क, कहीं पर 10 नंबर का भी आता है शॉर्ट में लिखने के लिए, ब्रीफ में, और कहीं इससे भी ज़्यादा एलॉबरेट करने के लिए बोला जाता है तो फिर 20 मार्क्स के लिए भी होता है ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है। आज हम लोग देख लेंगे। तो मैंने इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है। तो इस क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग इसको तैयारी करेंगे और ये पेपर में, प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है। तो फिर देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन रेनाइज़ा मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो रेनाइज़ा मूवमेंट है ना, इसको इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों को बताना है कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हुए थे और किन किन चीज़ों को फेस किया गया था। और ये है क्या रेनाइज़ा। सबसे पहले तो इस वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे कि रेनाइज़ा है क्या। तो जो रेनेज़ा भी बोल सकते हैं, इसको रेनाइज़ा भी बोल सकते हैं। तो जो ये रेनेज़ा है ये पुनर्जागरण है ना, पुनर्जागरण यानी री अवेकनिंग। ठीक है, तो पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें पुरानी चली आ रही थी उसको अब बदल के कुछ नए फॉर्म को डिस्कवर करना। और वो सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं, वो बहुत सारे सेक्टर में उस चीज़ों में चेंजिंग लाना। जैसे लिटरेचर में चेंजिंग लाना, पेंटिंग में चेंजिंग लाना, फिर कुछ नए टेक्नोलॉजी आविष्कार करना। तो ये सारी चीज़ें उस समय रेनेज़ा में मतलब चेंजेस आए थे। तो अब देखेंगे हम लोग आंसर के थ्रू चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या चेंजिंग आए थे और किस तरीके से हम लोग उस समय पीरियड को लेके समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। द रेनेज़ा वॉज एन इंटेलेक्चुअल रिवर्थ विच एग्जिस्टेड इन द पास्ट। ओके, तो ये जो रेनाइज़ा है था ना, ये इंटेलेक्चुअल हुआ, इसका रिवर्थ हुआ, पुनर्जागरण हुआ और एग्जिस्टेड किया गया, ये अस्तित्व में आया पास्ट से। ठीक है, पास्ट से ये अस्तित्व में आया। तो क्या क्या था? ग्रीक, ग्रीक, क्लासिकल रोम, स्टडी ऑफ एंटिक्विटी। तो ये पास्ट से अस्तित्व में आया। तो पास्ट से किन किन चीज़ों से अस्तित्व में आया? ग्रीक से, और क्लासिकल ग्रीक से, क्लासिकल रोम से, और स्टडी ऑफ एंटिक्विटी यानी पुरानी चीज़ों, पुरातत्व के बारे में जो पढ़ाई होती है, जो जानकारी होता है, तो ये सारी चीज़ों से ये अस्तित्व में आया। As man got more freedom and become more enlightened, they refused to accept the medieval view. Instead, they were attracted more and more to the present world. अब ये जब अस्तित्व में आया ना, तो फिर लोगों को फ्रीडम मिला, है ना, फ्रीडम मिला, उनको सोचने समझने के लिए आज़ादी मिला, जो कि पहले नहीं थी। क्योंकि पहले जो शासन हुआ करता था ना, वो मोनार्क था। और जो मोनार्क शासन हुआ करता था तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था हर एक चीज़ों में, है ना। क्योंकि मोनार्क के बारे में कुछ खुल के बोल नहीं सकते। अगर वो कुछ ऐसा कर भी रहा है, जैसे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है, तो मोनार्क के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। और फिर जो चर्च के क्लर्जी थे वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, जो कि लोगों के लिए सही नहीं होता था, जो कि आम जनता होती थी। तो ये जब पुनर्जागरण हुआ, जब रेनेज़ा आया, तो उस समय जो लोग थे वो मतलब फ्रीडम हुए और उनको नया पुनर्जागरण यानी कुछ नए सोचने के, मतलब कुछ नया सोच पाए। और उन्होंने जो मेडिएवल व्यू यानी जो मध्यकालीन युग से जो सारी चीज़ें चली आ रही थी, उनको सारी चीज़ों को उन्होंने रिफ्यूज़्ड किया और उनके जगह पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए प्रेजेंट वर्ल्ड को लेके। मतलब वर्तमान में जो चीज़ उस समय चल रहा था उस चीज़ को लेके वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। मतलब वर्तमान में जीना सीखे कि जो आज चल रहा है आज के लिए जिएंगे, या फिर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे, है ना, जिससे सोसाइटी डेवलप हो, है ना, क्लियर। तो ये सारा चीज़ उस समय
चल रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग पुनर्जागरण बोलते थे, मतलब चेंजिंग होना, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही थी वो चेंज हो रही थी, है ना, ठीक है। तो फिर अब देखेंगे कि ह्यूमनिज्म, तो ह्यूमनिज्म वाज फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस मूवमेंट, यानी जो ह्यूमनिज्म थी, यानी जो मानवतावाद जो होता है, तो ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड थी। फिलोसफर यानी जो दर्शन शास्त्र होता है, तो उसका मूवमेंट था, है ना। चीज़ें बदल रही थी। द रेनेजा द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट, द रैशनल ह्यूमन बीइंग वेयर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग विच वॉज ट्रू एंड एवरीथिंग विच गुड। तो उस समय जो व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों ने बहुत अचीवमेंट किए, है ना, बहुत अचीवमेंट किए, और जो रैशनल ह्यूमन मतलब ह्यूमन थे, वो कैपेबल हुए उस चीज़ों के लिए, मतलब सच्चे थे और जो सही थे, है ना, उसमें किसी भी तरह का छल कपट या फिर उस तरीके का भाव नहीं था। यानी क्योंकि लोगों ने प्रेजेंट में जीना सीखा था और बहुत सारे चेंजिंग आए थे, तो लोग उस चीज़ को ही एक्सेप्ट कर रहे थे जो कि सच था और जो कि सही था। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि रिलीजियस के नाम पर जो चर्च के क्लर्जीज होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को गलत ढंग से चीज़ों को समझाते थे कि नहीं, जो गॉड ऐसा चाहते हैं, गॉड वैसा चाहते हैं। तो इससे क्या होता था कि अगर कुछ गलत भी उन लोग अपने फ़ायदे के लिए भी बातों को बोलते थे, तो लोग फिर उस चीज़ पे बिलीव करते थे। तो इससे क्या होता था कि क्लर्जी या फिर जो मोनार्क होते थे, उनका उनके लिए तो सही रहता था, लेकिन जो गरीब होते थे, पीजेंट होते थे, पुअर पीपल होते थे, वर्कर्स होते थे, उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उनके लिए हाई टैक्सेस लगाए जाते थे। तो ये सारे चीज़ों से उस समय जो था, रेनाइजा के बाद जो ह्यूमनिज्म था वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ। लोगों के जो विचार थे, जो भाव थे, वो सारे मतलब चेंज हुए। तो अब इसी चीज़ को लेके विद्वान है, तो उन्होंने अपना ये दिया। जब आंसर लिखोगे तो इस चीज़ को अगर बीच बीच में लिख दोगे, किसी भी विद्वान का जो भी उनका व्यू था, तो इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो जूलियस मिशेले कॉल्स इट द डिस्कवरी बाय मैनकाइंड ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब इन्होंने क्या कहा, है ना, मिशले ने कहा कि ये जो डिस्कवरी है ना, मैनकाइंड यानी जो मानवतावाद है, ये अपने आप में हिमसेल्फ एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये अपने लिए भी डिस्कवर कर रहा है, नई चीज़ों की खोज कर रहा है, और वर्ल्ड के लिए भी कर रहा है। ठीक है, देखो कोई भी इंसान, जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का खोज किया, तो वो बल्ब का खोज सिर्फ अपने लिए नहीं ना किया, वो पूरे वर्ल्ड के लिए किया। इसलिए कोई भी अगर किसी चीज़ का आविष्कार करता है, तो वो खुद के लिए तो करता ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए भी करता है। तो यही चीज़ था, ठीक है। रिवाइवल ऑफ द नॉलेज ऑफ एंटिक्विटी, तो जो एंटी मतलब जो पुरानी चीज़ें थी, तो उससे जो चेंजिंग आया, तो पुरानी चीज़ों से भी कुछ सीखे, मतलब जो वहाँ के जो विद्वान थे या जो दर्शन शास्त्र से, तो पुरानी चीज़ों से भी बहुत कुछ उन्होंने सीखा। द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग इज़ अ फैक्टर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन रेनाइजा। वही चीज़ है कि पुराने चीज़ों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना, रेनाइजा में, पुनर्जागरण में। इटली क्रेडल्ड ह्यूमनिज्म एंड द न्यू नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एंटिक्विटी। इटली में सबसे पहले रेनाइजा आया था, और वहीं पर नया नॉलेज, है ना, पूरे वर्ल्ड को एंटिक्विटी के द्वारा, यानी जो पुरातत्व, जो पुरानी चीज़ें थी, है ना, तो उन चीज़ों से कुछ नया सोसाइटी के लिए कुछ नया हुआ। तो वही ह्यूमनिज्म, जो मानवतावाद था, तो उसमें नई नई जो ये नया ज्ञान, है ना, नई चीज़ों को खोजा गया। तो उन चीज़ों से लेके नई चीज़ों को खोजा गया, है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो सोसाइटी था, सोसाइटी के लोगों का जो विचार था, जो भावना था, तो हर चीज़ में चेंजिंग आया। When the Turkish conquered the Eastern Empire and captured Constantinople in 1453, जब टर्किस ने विजय प्राप्त की थी, यानी हरा दिया था ईस्टर्न एम्पायर को, और उन्होंने कैप्चर कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये जो शहर है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल,
ये नॉलेज से भरपूर शहर था, क्योंकि जितने भी विद्वान हैं ना वो ज़्यादातर इसी फील्ड से बिलोंग करते थे। तो उस समय जो था, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था ना, तो ये बिल्कुल ज्ञान का खजाना था, ये जो जगह था। तो जब टर्किस ने हमला कर दिया था ईस्टर्न एम्पायर में और उन्होंने कैप्चर कर लिया था इसे, जो कि 1453 में, ये डेट याद रखोगे। मैनी ग्रीक स्कॉलर्स बी टुक दैमसेल्फ टू इटली। तो उस कॉन्स्टेंटिनोपल में जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स थे, जितने भी विद्वान थे, वे इटली की ओर मूव कर गए। यानी होता ही है कि अगर कहीं पर हमला हो जाए तो इंसान वहाँ से भागेगा ही ना अपना जान बचाने के लिए। तो वहाँ से वो लोग मूव करके इटली में आए थे, इसलिए सबसे पहले रेनाइजा इटली में ही आया था। तो वो अपने साथ, वो खुद भी आए थे और अपने साथ जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, यानी जो भी लिखित दस्तावेज थे, या फिर उनके जो भी सिद्धांत थे, थ्योरीज थे, तो वो सारी चीज़ें भी वो अपने साथ इटली में ले आए थे। तो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो किनके मैन्युस्क्रिप्ट थे? होमर के थे, है ना। उसके बाद फिर स्कलस के थे, यूरिपिडस, है ना, सोफिकलस, थ्योसिडिडस, हेरोडोटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, डेमोस्थेनस एक्सेट्रा। तो इन सभी के मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जिन्हें उठाकर इटली में ले आया गया था। लोग खुद भी आए थे और मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी ले आए थे। रेनाइजर्स बिगिन इन इटली। तो हाँ, इटली में लेके आए थे, तो ये ऑब्वियस है कि सबसे पहले जो रेनेजा आया था वो इटली में आया था। विथ पैट्रियार्कर बकेशियो, गियोटो, निकोलो, पिसानो, रैफल, लिनार्डो, मैकेलेंगलो, पिको, डेला मिरांडोला, मचिवेली एंड मेडिची। तो ये जो लोग थे ना, तो सबसे पहले कहाँ आया था? इटली में आया था। और ये जो लोग थे, इन्होंने ही रेनाइजा को मतलब पुनर्जागरण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये जो नाम मैंने पढ़ा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है, इन्हें बिल्कुल ध्यान में रखो। चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, चाहे कोई भी कॉलेज के एग्ज़ाम हो या फिर मास्टर डिग्री के हो, तो ये नेम को किसी भी तरह से इसको याद रखना है। कहीं चिट में रख लो, कागज़ में लिख लो और उसको घूमते फिरते देखते रहो। तो इस टाइप से इसको याद रखना है, लेकिन रखना है, ठीक है। इट कैरिड विथ इट एज इट वेंट ऑन रिवाइविंग द थॉट। तो वो साथ में क्या क्या लेके आए थे? ये सारे थॉट लेके आए थे, लिटरेचर एंड लॉ ऑफ ग्रीक। तो लिटरेचर लेके आए थे, जो कानून होते हैं ग्रीक के एंड रोम के, वो सारे यही दस्तावेजों में थे। द ओवरथ्रो ऑफ फेडरलिज्म एंड द रोमांटिक पोइट्री ऑफ द मिडिल एजेस। तो वो इन सारे, और ये सारे जो चीज़ें आई थी, जो नॉलेज आई थी, तो इन सारे चीज़ों को, जो थॉट्स थे, तो इन सारे चीज़ों को वहाँ पर धीरे धीरे लागू किया गया। और जो पुरानी चीज़ें थी, यानी फेडरलिज्म क्या होता है? यूरोप की मध्ययुगीन सामाजिक प्रथा थी ये, जिसमें कि लोग जो मोनार्क होते थे ना, उनकी गुलामी करते थे। और मोनार्क अगर उनको कुछ अगर दिक्कतें आती थी, तो वो मतलब उनके लिए मोनार्क क्या होते थे? सर्वे सर्वा होते थे, मोनार्क ही सब कुछ होते थे। तो वही चीज़ फेडरलिज्म होता था कि मोनार्क के लिए जो लोग थे वो उन्हीं की नौकरी करते थे और उन्हीं के लिए काम करते थे और उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे। तो ये जो फेडरलिज्म था, इसको भी ओवरथ्रो किया गया, ये सारे चीज़ों को हटाया गया कि अब से इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि लोगों के पास नई जो जो मतलब बुद्धिजीवी थी, तो उनके जो भी लिखे हुए लिटरेचर थे वो सारे चीज़ें आ गए, तो चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। ओके। It made classic literature and art a new literature and a new art. It began a new worship of beauty, a new worship of knowledge and a new statesmanship. अब इसमें क्या हो गया कि ये जो बदलाव आई ना लिटरेचर में, तो क्लासिक लिटरेचर में भी मतलब बदलाव आए, और जो आर्ट थे, न्यू लिटरेचर थी, ठीक है, ये सारे चीज़ों में भी बदलाव आए। तो धीरे धीरे जो वर्कशिप था, मतलब वो भी लोगों की जो नज़रिया थी, तो उसके मतलब वो सारी चीज़ों में भी चेंजिंग आया। न्यू वर्कशिप, है ना, नई तरीके का जो नॉलेज था, है ना, उस
पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया और न्यू स्टेटमेंटशिप भी आया, यानी लोग नई तरीके से चीज़ों को समझने लगे। ठीक है। न्यू नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, न्यू डिस्कवरीज, और नई जो ज्ञान का जो भंडार था वो बिल्कुल नई दिशा में जाने लगी है ना। फिजिकल वर्ल्ड में चेंजिंग आया। ठीक है। न्यू डिस्कवरीज हुई, नए नए आविष्कार लोगों ने किए, और हर एक साल कुछ नया चीज़ें, मतलब नई चीज़ों को लोग सोचते थे और नई नई टेक्निकों का आविष्कार किया जाता था, है ना। द डिस्कवरीज ऑफ एस्ट्रोनॉमी suggested to explorers and merchants capturing the fabulous wealth of the East by sailing into the unknown sea। और जो मर्चेंट थे तो वो जब डिस्कवरी हुआ एस्ट्रोनॉमी का, यानी दिशा, जो दिशा जब पता चला कि किस दिशा में जाने से पहले क्या होता था ना कि लोग ऐसे ही अपने नाव लेके निकल जाते थे और कुछ समझ नहीं आता था डायरेक्शन का। तो जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमी का आविष्कार हुआ तो जो मर्चेंट थे वो मतलब फेब्युलस वेल्थ को कैप्चर किए, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, है ना, जो कि उनके लिए अननोन था। तो नई नई चीज़ों का खोज किया गया, जैसे वास्को डिगामा एंड कोलंबस डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने लगे, है ना, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का खोज हो चुका था, है ना। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे तो वहाँ पर फिर नई नई चीज़ों का पता चला लोगों को। द डिस्कवरी और गोल्ड माइंस ब्राउट न्यू एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वेल्थ। नई जैसे गोल्ड माइंस का, सोने के खदानों का खोज किया गया। लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाने आने लगे अपने बिजनेस के लिए। जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, और जो सोने के माइंस थे उनको खोजा गया। तो वेल्थ जो था, वेल्थ यानी समृद्धि, तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आया, लोग संपन्न बने, समृद्ध बने। ये सारे चीज़ क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि पुनर्जागरण आया था, इसीलिए। रेनेजा इन जर्मनी, तो अब हर एक देश में रेनेजा आया, है ना, क्योंकि ये क्या होता है ना, स्प्रेड होता है, एक जगह से दूसरे जगह लोग आते जाते हैं तो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। तो हर एक देश में रेनेजा आया। तो जर्मनी में क्या था कंडीशन, हम लोग देखेंगे। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, तो जर्मनी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था। जर्मनी गेव अ न्यू impetus to the people due to the printing and they came under the influence of humanism। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ था तो लोगों के पास नई नई इन्फ्लुएंस मिली ह्यूमनिज्म का, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आया तो बुक्स वगैरह उसमें प्रिंट होते थे। तो बुक्स अगर प्रिंट होते थे तो लोगों के पास वो बुक्स जाते थे, और लोग अलग अलग जो दार्शनिक थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, तो उन चीज़ों के बारे में लोग पढ़ते थे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नॉलेज और ज्ञान मिलता था उनसे। द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन विच बिगेन इन जर्मनी, तो ये जो स्पिरिट था रिलीजियस का, वो जो रिफॉर्मेशन हुआ वो सबसे पहले जर्मनी में हुआ। ठीक है, क्योंकि जो मतलब क्या होता था ना, रिलीजियस के नाम पर अंधविश्वास भी फैलाया जाता था, सुपरस्टिशियस। तो ज्ञान, जहाँ ज्ञान होता है ना, वह वहाँ अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं होता। तो वो रिफॉर्मेशन होता था। तो रिलीजियस में भी रिफॉर्मेशन हुआ, बदलाव आए, है ना। मैंने जितना तक हो सका मैंने इसमें जो रेनेजा है उसको कवर किया हुआ है। वीडियो ज़रूर थोड़ी लॉन्ग होगी, लेकिन हाँ, आपको जहाँ तक सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। अर्ली रेनेजा इन इंग्लैंड, तो अब जो इंग्लैंड में रेनेजा, इंग्लैंड में भी आए तो इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। रेनेसांस रीच्ड इंग्लैंड क्वाइट लेट, इंग्लैंड में जो रेनेजा था ना वो थोड़ा लेट पहुंचा। इट रीच्ड इंग्लैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, रेनेजा इंग्लैंड में 16th सेंचुरी के लगभग आई। एंड इट केम टू इट फुल स्प्लेंडर इन द लेटर डेज ऑफ एलिजाबेथन, और ये जब एलिजाबेथ के समय में ये जो इंग्लैंड में रेनेजा आई, तो इंग्लैंड में जो एलिजाबेथ जो थी तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट किया, है ना। कैस्टॉन्स पेंटिंग प्रेस विच वॉज सेटअप इन 1476, इंग्लैंड में ये जो प्रिंटिंग प्रेस था, है ना, कैस्टॉन्स प्रिंटिंग प्रेस, वो 1476 में वहाँ सेटअप की गई। प्रोवाइडेड बुक्स टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड,
और प्रिंटिंग प्रेस आया तो लोगों को बुक प्रोवाइड किया गया इंग्लैंड में। इट द स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी द डिज़ायर टू लर्न। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस हुई जिसमें बुक प्रिंट होते थे, उस समय तो टीवी वगैरह ये सब तो थे नहीं, तो जो बुक प्रिंट होते तो लोग अपने खाली टाइम पे बुक पढ़ते थे, तो फिर लोगों को में भी काफ़ी जागरूकता आई, है ना, और उस उनमें डिज़ायर यानी और ज़्यादा इच्छा जागृत हुआ सीखने का, नई नई चीज़ों को सीखने का, नए ज्ञान को अर्जित करने का। ओके, पोइट्री इट वॉज द स्पिरिट ऑफ रेनेजा। ये जो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि रेनेजा में पोइट्री के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या बदलाव आए और कौन कौन से राइटर थे उस समय के, ठीक है, जो रेनेजा में जिनका बहुत ज़्यादा इमेंस इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले सर थॉमस वॉट। और ये जो राइटर्स हैं ना, ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि अगर अपने क्वेश्चन में ये राइटर के नेम लिख दोगे और उनके कुछ कंट्रीब्यूशन लिख दोगे, तो ये तो हम लोग रेनाइजा के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिख दोगे कि उस राइटर, तो फिर एकदम बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रही हूँ। सर थॉमस वॉट तो 1503 से 42 तक इनका रहा कार्यकाल। एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे का 1516 से 47 तक। दीज टू पोएट्स वर इटालियन ट्रेवलर्स एंड इन ब्रिंगिंग बैक टू इंग्लैंड the inspirations they had gained from Italian and classic models, they remade English poetry। तो ये जो थॉमस वॉट थे, हेनरी हॉवर्ड और जो अर्ल ऑफ सरे, तो इन्होंने ये जो पोएट्स थे मतलब इंग्लैंड में आए और अपना जो इंस्पिरेशन था और जो इटालियन जो क्लासिक मॉडल्स थे, तो ये पोइट्री में बहुत सारे इनके आने से चेंजिंग हुए। चेंजिंग मतलब वही रेनाइजा जो पुनर्जागरण था, तो वो पोइट्री के फील्ड में भी आए, इनके थ्रू आए। इन्होंने नई नई चीज़ों का खोज किया पोइट्री के प्रोस्पेक्टिव से और लोगों के सामने पेश किया। अगर किसी को इससे भी इन डिटेल चाहिए चीज़ों को, तो आप जाके अपने किसी भी बुक से या फिर देख सकते हो। अगर चाहिए तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसको पूरे डिटेल में एक एक राइटर के थ्रू मैं दूंगी, क्योंकि अगर अभी मैं दूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और जितने मार्क्स, चूँकि ये क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ, तो जितना रिक्वायर्ड है उतने ही मैं दे रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा दूंगी तो वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी और बच्चे उतना लिख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं उतना ही दूंगी जितना कि कवर हो सके। और अगर इन डिटेल्ड चाहिए किसी किसी राइटर का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं फिर से अलग अलग राइटर के अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ों को बताऊंगी। ओके, द नेक्स्ट है हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। तो अब यहाँ तो मैंने क्या बताया कि ये लोग आए थे, है ना, ये लोग आए थे, इंडियन ट्रेवल्स थे ये। तो ये जब आए थे इंग्लैंड तो इन्होंने पोइट्री में चेंजिंग किया था। तो अब देखेंगे कि इनके क्या क्या चेंजिंग थे और इन्होंने क्या कुछ किया था। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, जो कि 1517 से 1547 तक रहा इनका कार्यकाल। ही मॉडिफाइड एंड एडेप्टेड द सोनेट टू यूज इंग्लिश यूज, making it a poem of 3 quatrains followed by a couplet with the rhyme scheme। तो ये जो हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, इन्होंने क्या बनाया पोएम में, इन्होंने 3 क्वार्टरन्स बनाए और जो कि फॉलोड होते थे कपलेट। ओके, जिसको कि राइम स्कीम बोला जाता था। मतलब पोइट्री लिखने का ना एक तरीका, है ना, एक तरीका बोल सकते हैं कि एक नए तरीके का इन्होंने खोज किया पोइट्री के लिए। तो राइम स्कीम क्या था इनका, A B C D E F ओके, तो ये इन्होंने इस चीज़ को खोजा, ठीक है, जिसमें 3 क्वार्टरन्स होते थे और कपलेट होते थे, ठीक है। Surrey was the first poet to use blank verse in his translation of 2 books of Aeneid. He did not originate the blank verse, as it had been used in Italy a few years before in a translation of that work। ये सरे जो हैं ये ब्लैंक वर्स का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था सबसे पहले, और इन्होंने ये ओरिजिनेट नहीं थे ब्लैंक वर्स के,
है ना, ये इन्होंने ओरिजिनेट नहीं किया था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले कुछ साल पहले इन्होंने इटली अ फ्यू इयर्स बिफोर इन ए ट्रांसलेशन ऑफ दैट वर्क, तो इन्होंने इटली से कुछ साल पहले ही इस चीज़ को, ब्लैंक वर्स को ट्रांसलेट किया था। ओके, अब नेक्स्ट है थॉमस सैकविल। तो इनका कार्यकाल 1536 से 1608 तक। ये जो डेट्स है ना, इन्हें बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है याद रखना। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट हुज ओनली कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री इज़ द इंडक्शंस विच ही रोट फॉर द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। तो ये जो थॉमस सैकविल हैं, ये एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था पोइट्री में, है ना, और इन्होंने लिखा था मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ठीक, चलो अब देखेंगे प्रोज, है ना। अभी अब इससे पहले क्या पढ़े, पोइट्री। अब देखेंगे प्रोज में जो राइटर्स थे, तो उन्होंने अपने अपना योगदान किस तरह दिया था। द प्रोज ऑफ अर्ली रेनाइजा कंसिस्ट लार्जली ट्रांसलेशन। तो देखते हैं, द prose writers of this period were educationists and reformers rather than creative writers। तो जो प्रोज राइटर्स थे ना इस पीरियड के, तो वो एडुकेशनिस्ट थे और रिफॉर्मर्स थे, यानी सुधारवादी भी थे। इसके अलावा वो मतलब जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं उनसे ज़्यादा वो क्या थे, वो एडुकेशनिस्ट थे और रिफॉर्मर्स थे, यानी सुधारवादी थे। ठीक है, द एडुकेशनिस्ट देखेंगे कि जो प्रोज राइटर थे तो उनका क्या था। तो डेसिड्यूरियस इरेस्मस, ही वॉज रिवॉन्ड डच स्कॉलर एंड ह्यूमनिस्ट। ये एक डच स्कॉलर थे और ह्यूमनिस्ट भी थे। हाँ, तो अब नेक्स्ट देख लेंगे सर थॉमस मोर, जो कि 1478 से 1535 तक इनका कार्यकाल रहा। तो मोर वन ऑफ द अर्ली ह्यूमनिस्ट वॉज द फर्स्ट सेलिब्रेट प्रोज राइटर ऑफ ग्रेट लिटरेरी सिग्निफिकेंस। तो ये जो थॉमस मोर है ना, तो ये अर्ली ह्यूमनिस्ट थे जिन्होंने ये सेलिब्रेट प्रोज को सेलिब्रेट ये मतलब लाया रेनेजा में, और इनका जो लिटरेरी वर्क था ना वो काफ़ी सिग्निफिकेंस था, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट देख लेंगे रोजर एक्सकेम 1515 to 68। तो ही वॉज अ ग्रेट एडुकेशनिस्ट, ही वॉज द ट्यूटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ये क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर थे और ये ग्रेट एडुकेशनिस्ट थे। ओके, दैन नेक्स्ट देख लेंगे, ये सब रेनाइजा पीरियड के ही पोएट थे, है ना, जो कि अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे रेनाइजा में। सर थॉमस एलियट 1419 से 1546 तक इनका रहा। ही रोट गवर्नर, 1531 में इन्होंने गवर्नर लिखा। अ ट्रीटिस ऑन मॉरल फिलॉसफी एंड एडुकेशन, जो कि मॉरल फिलॉसफी और एडुकेशन पे बेस्ड था। सर जॉन केक, he was a teacher of Greek art at Cambridge. His book, The Heart of Sedition, is full of humanism and the influence of antiquity। इनकी जो बुक थी वो ये ग्रीक के कैम्ब्रिज में टीचर थे और इनकी बहुत ही फेमस बुक थी द हार्ट ऑफ सेडिशन, जो जिसमें कि फुल ह्यूमनिज्म था और ये इन्फ्लुएंस करता था एंटिक्विटी को। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। अब ये कुछ रिफॉर्मर्स हैं, रिफॉर्मर्स थे उस समय के रेनाइजा पीरियड के, है ना, सुधारवादी जिसको बोलते हैं। द रिफॉर्मर्स डिड मेमोरेबल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इन्होंने बहुत यादगार अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है लैंग्वेज के और लिटरेचर के डेवलपमेंट में। कब, रेनाइजा पीरियड में। द रिफॉर्मर्स, तो रिफॉर्मर्स में सबसे पहला नाम किनका है, सर जॉन टेंडल का। 1484 से 1536 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब उन्हीं के बारे में देखेंगे। ही ऑक्युपाइज एन इमॉर्टल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल एंड द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था और वो द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, है ना, ये बुक ऑफ कॉमन प्रेयर और बाइबल को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। थॉमस
Cranner. His The English Prayer book is a good deal mixed with Latin verse, and its style is sometimes weak or heavy, but fine example of stately prose. तो प्रोज स्टाइल के लिए इन बहुत अच्छा इन्होंने डील किया था, लेकिन इनके जो बुक्स होते थे ना, इनका जो राइटिंग स्किल होता था वो काफ़ी ज़्यादा हेवी और वीक दोनों होता था, ठीक है। लेकिन इनके जो एग्जाम्पल्स होते थे ना प्रोज के, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे। तो कौन थे ये? थॉमस क्रेनर। अब देखेंगे नेक्स्ट, लेटिमर। हिज sermon ऑन द प्लॉगर्स एंड अदर्स वर डिलीवर्ड इन 1549 इन 1522। तो इन्होंने ये जो बुक्स हैं, तो इन्होंने ये बुक्स को लिखी हुई थी कब? 1549 और 1522 में, ठीक है। अब देखेंगे ड्रामा। तो रेनेजा में ड्रामा का क्या इमेंस था, इस चीज़ को देखेंगे। दिस पीरियड मार्क्स द रियल बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये जो पीरियड था ना, वो ड्रामा के लिए रियल बिगिनिंग था, यानी नई शुरुआत थी ड्रामा के पर्सपेक्टिव से। चीज़ें बहुत बदली, है ना। द renewed study of classical drama shaped English drama in its formative years। तो ये जो उन दिनों क्या शेप दिया गया ड्रामा को, यानी नए तरीके से पेश किया गया। सब चीज़ें नई थी, सब चीज़ों में बदलाव आ रही थी, तो फिर ड्रामा में भी बदलाव आई थी। लोगों ने आज में जीना सीखा था, प्रेजेंट में जीना सीखा था, ठीक है। लोगों के विचार बदल गए थे, रहने के तरीके बदल गए थे, जो डेवलपमेंट हो रहे थे, है ना। पेंटिंग में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, सारी चीज़ों मतलब आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सारी चीज़ों में बदलाव आए, है ना। और वही बदलाव धीरे 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 क्या हुआ कि सारे कंट्रीज़ में स्प्रेड होते चले गए। तो जिस जगह पे जिस तरीके का ज़रूरत था, है ना, उस तरह के लोगों ने वहाँ पर डेवलपमेंट किए और डिस्कवरीज भी किए गए। नए नए देशों को खोजा गया, है ना, जिसमें व्यापार किए गए। मतलब एक जगह से व्यापार को दूसरे जगह पे मतलब स्प्रेड किए गए, फैलाए गए, ये सारी चीज़ें हुई। तो ड्रामा में क्या हुआ? कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रैजिक कॉमेडीज, क्रॉनिकल हिस्ट्री, ओके, ये सारी चीज़ें ड्रामा में बदली। इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया ड्रामा के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ये जो भी मैंने ये जो क्वेश्चन लिया था ना, तो ये चीज़ों को जितने भी मैंने नोट्स दिए हैं, तो ये चीज़ों को ये फुलफिल हो पाया। मुझे लगता है कि जितना भी ये चाहे 20 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आए, तो हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ कम मार्क्स के क्वेश्चन आए तो इसमें खुद से कट आउट करके लिख सकते हो चीज़ों को, है ना। खुद से लिख सकते हो कि क्या कितना चाहिए, जितना भी रिकॉर्ड होगा लिख सकते हो, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को ही कवर करवाना था, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन लिखा था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिया। लेकिन रिनाइजा एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि मतलब वह बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है, और रेनाइजा का मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू जितना भी चाहिए था वो मैंने सारा इसमें दे दिया है। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।